Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to continue our topic of Italy. Lesson 5 of history, class 10th और लेसन का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इटली से रिलेटेड है। कल हमने इसको हाफ किया था। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया किस तरह से संपन्न हुई, उसमें किस किस का योगदान था। कल हमने जूसेप्पे मेज़नी के बारे में विश्लेषण किया, पूरी तरह से पढ़ा और उसके बारे में समझाया। आज हम बाकी बचे हुए उन लोगों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जिन्होंने इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में मदद की। आइए सेकंड नंबर पर हम लेते हैं काउंट कैमिलो दे काबूर। कई बार ये केवल काबूर के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। काउंट कैमिलो दे काबूर या कैमिले दे काबूर एक ही नाम है। यह सार्डिनिया पिडमांट राज्य का प्रधानमंत्री था। ना तो ये क्रांतिकारी था कि क्रांति कर करके ये किसी भी चीज को हासिल करना चाहता हो, इसका क्रांति में विश्वास नहीं था। ना ही ये लोकतंत्रवादी था, ना ही ये ऐसा चाहता था कि लोकतंत्र की स्थापना हो। बस इसका उद्देश्य क्या था कि इटली को राजतंत्र से मुक्त किया जाए। इसीलिए इसने अथक प्रयास किए और इसे इटली का वास्तविक निर्माता माना जाता है। फ्रांस के साथ इसके राजनीतिक संबंध थे। उन्हीं की मदद से 1859 में ऑस्ट्रियाई सेनाएं जो थी उनको हरा पाने में ये कामयाब रहा। किसको? ऑस्ट्रिया की सेनाओं को। कौन से सन में? 1859 में। चतुर कूटनीतिज्ञ था। इसको चीजों को समेटकर यथावत उनका फायदा उठाने का ज्ञान था। चतुर कूटनीतिज्ञ वही होता है जो समय के हिसाब से परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले। इसने एक संधि की, उसकी मदद से इसने ऑस्ट्रिया की सेनाओं को हराया और यहाँ इटली में राजतंत्र की जड़ें उखाड़ने में कामयाब रहा। ये जैसे कि यहाँ जो शिक्षित तबका था या श्रेष्ठ लोग थे, इटली फ्रेंच भाषा में जो फ्रेंच भाषा बोलते थे वो अधिकतर शिक्षित और अभिजात वर्ग के धनी लोग थे। उन्हीं की तरह ये फ्रेंच भाषी था। इटली की बजाय फ्रेंच भाषा को जल्दी पकड़ता था, जल्दी समझता था, फ्रेंच भाषा में परिपूर्ण था। इस तरह से इसने फ्रेंच भाषा में संपन्न होने के कारण ही फ्रांस से संबंध बनाए और फ्रांस की मदद से ही इसने 1859 में ऑस्ट्रियाई सेनाओं को हराया और अपनी एक एकीकरण की प्रक्रिया को सफल किया। उसके बाद आते हैं हम थर्ड जो मेंबर हुए, जूसेप्पे गैराबाल्डी। ये रेड शटर्स एक आंदोलन हुआ करता था, क्रांतिकारी लोग जुड़े हुए थे। क्रांतिकारियों का आंदोलन था जो क्रांति के माध्यम से लड़ाई झगड़ा या हिंसा भी करनी पड़े उसके माध्यम से अपनी चीजों को मनवाते थे। उसका नेता था कौन? जूसेप्पे गैराबाल्डी। जूसेप्पे मेज़नी अलग था, जूसेप्पे गैराबाल्डी अलग है। 1860 में इसने दक्षिण इटली तथा 2 सिसिली राज्यों को ऑस्ट्रियाई सेना की मदद से हराया। इसने पहले वहां की पदयात्रा की, वहां का जायजा ले लिया कि स्थिति क्या है। फिर इसने वहां के जो भी स्पेन के शासकों को हटाने के लिए इसने यहाँ पर स्पेन के शासकों का भी कुछ हद तक नियंत्रण था, उनको हटाने के लिए इसने वहां के जो स्थानीय कृषक थे और जो सशस्त्र बल थे यानी सेना थी उनकी मदद ली और इसने 1861 तक अपनी प्रक्रिया को पूरा किया। उसके बाद आता है विक्टर इमैनुअल द्वितीय। इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, लिखकर देखने पड़ेंगे ताकि आपकी मात्राओं की मिस्टेक्स ना हो, आपकी मार्किंग ना कटे। 1861 में रोम और वेनेशिया
राशिया को छोड़कर इटली के टाउन हॉल में एकत्रित हुए और वहां विक्टर इमैनुअल द्वितीय को नवनिर्मित राष्ट्र के रूप में एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इटली का राजा कौन बने, ये एक समस्या खड़ी हुई। तो वहां पर विक्टर इमैनुअल द्वितीय का नाम सजेस्ट किया गया और इन्होंने अपने आप को इटली के राजा के रूप में होना स्वीकार किया। इस तरह से 1861 में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया जो थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। अब इटली के एकीकरण में सहयोग देने वाले कौन कौन से लोग थे? जूसेप्पे मेज़िनी, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपके काउंट कैमिलो दे कापुर, तीसरे नंबर पर जूसेप्पे गैराबाल्डी, चौथे नंबर पर विक्टर इमैनुअल द्वितीय। और इन लोगों के साथ वहां के स्थानीय लोग, वहां की सेना ने भी इटली के एकीकरण में मदद की, उसको राजतंत्र से मुक्त कराकर उसको एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में परिवर्तित किया। इस तरह से इटली के निर्माण का जो भी आज का हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। मैंने इस टॉपिक को 2 दिन में पूरा किया, तो आप भी इसको चाहे हाफ हाफ करके पढ़िए, हाफ हाफ करके याद कीजिए, लेकिन याद ऐसा होना चाहिए कि एक बार याद हो जाए तो आप उसको भूलो नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लेंगे इससे अगले जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया, ठीक है। आज आपको इटली का कंप्लीट हो गया, इसको लर्न कर लेना, इसको आपने लिख लिख कर देखना है, नहीं तो आप जैसे जैसे आगे और दूसरा याद करोगे इसको भूल जाओगे। आपको कंप्लीट अगर एग्जाम तक रखना है अपने माइंड में तो इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करने हैं और लिख कर देखा करो। लिखने से चीज़ें माइंड में स्टेबल होती हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम इससे नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे। ओके।